हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनकी लाइफ टाइम में। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल से हम स्टार्ट करेंगे। कैन यू रिकॉल हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। क्या आपको याद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है? ये अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों को अलग अलग समझाया है। वी हैव स्टडी हाउ डाइजेस्टेड फूड और द ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे डाइजेस्टेड फूड और कैसे ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स इनहेल करता है वो कैसे हमारी पूरी बॉडी तक फैल जाता है, यानी हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल में ये ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड चले जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। द फार्मर ऑल्सो ट्राइड टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द वेल और द डैम्स थ्रू द मेन चैनल टू एवरी प्लांट। जैसे फार्मर एक मेन चैनल से पूरे सारे के सारे प्लांट्स तक पानी फैलाता है, वैसा ही वर्क रहता है हमारी बॉडी में भी। द फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो फूड आइटम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। दिस एनर्जी एंड द ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एनर्जी और ये जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की वजह से कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। डिस्कस व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू द प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स वी डू लाइक वी डू। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? क्या प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत रहती है जैसे हमें रहती है? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स को बाकी के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहाँ से मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा? इसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। कई सारे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी डेड सेल्स इन द प्लांट्स बॉडी। प्लांट्स बॉडी में कई सारी डेड सेल्स रहती है। दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल्स। और प्लांट्स में एनर्जी भी कम रहती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत भी कम रहती है। Plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. Plants को inorganic substances की ज़रूरत रहती है जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, मैग्नीशियम हुआ। Soil is the nearest and the richest source of this substance। और प्लांट को ये सब मिलता है सॉइल से। Because roots of the plants absorb this substance from the soil and transport them। क्योंकि जो प्लांट की रूट होती है वो इन सभी सब्सटेंस को रूट से सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और फिर पूरी बॉडी में यानी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ भी है जो इस स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। द जाइलम कंडक्ट्स द वाटर वेयर एज फ्लोएम कंडक्ट द फूड। जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट करेगा और फ्लोएम फूड पार्टिकल्स को। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कनेक्टेड विद दिस कनेक्टिंग टिश्यू। और प्लांट्स के सारे पार्ट्स इस कनेक्टिंग टिश्यू से कनेक्टेड है। यूज़ योर ब्रेन पावर।
Which types of plant tissue are xylem and phloem? जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के प्लांट टिश्यू है, ये आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे पानी प्लांट की पूरी बॉडी तक जाता है। सो ट्राई दिस रूट प्रेशर। सो टेक अ स्मॉल प्लांट लाइक बल्सम और द ट्यूबेरोज विथ इट्स रूट इनटेक। हमको एक छोटा सा प्लांट लेना है, जैसे कि हम बल्सम भी ले सकते हैं या ट्यूबरोज भी रह सकते हैं, उसके रूट्स के साथ। वॉश एंड क्लीन इट्स रूट, हमको उसके रूट्स को क्लीन करना है। एज शोन इन द फिगर 15.1, जैसे कि इस फिगर में दे रखा है। कीप इट इन द वाटर कंटेनिंग अ स्टैंड लाइक सैफरन और ईओसिन, और हमको एक ऐसे कंटेनर में रखना है जिसमें वाटर हो। ऑब्जर्व द स्टेम्स एंड द वेन्स ऑफ द लीव्स फॉर 2 to 3 आवर्स, फिर उसकी वेन्स और स्टेम्स को हमको ऑब्जर्व करना है। यानी हमको पानी में या तो सैफरिन डालना है या ईओसिन, तो फिर क्या चेंजेस आते हैं। ऑब्जर्व, टेक अ transverse action of a stem of a plant and observe the stand xylem under a compound microscope. Root cells are in contact with water and the minerals in the soil. जो root cells होती है वो water के contact में रहती है, और जो minerals रहता है वो हमको soil से मिलता है। यानी water और minerals हमको soil से मिलते हैं और root cell soil से connected है। Water and minerals enter the cell of the root surface due to the difference in the concentration. Water और minerals root cells में root के surface में चले जाएंगे। As a result, these cells become turgid, जिसकी वजह से ये जो cell है turgid हो जाएगी। The turgid cell exert the pressure on the adjacent cell. जो turgid cell है वो दूसरी उसके आसपास जो cell है उस पर pressure डालेगी। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम बोलेंगे रूट प्रेशर। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच द xylem ऑफ द रूट्स एंड रिड्यूस द डिफरेंस in the concentration that they continuously push forward. As a result of this continuously movement, a water column is formed, which is continuously pushed ahead. This pressure is sufficient to lift the water upward in shrubs, small plants and small trees. आज के वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन पुल, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल प्रीवियसली यू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ ब्रांच कवर्ड इन अ प्लास्टिक बैग। लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जिसमें हमने ब्रांच को प्लास्टिक बैग में कवर कर दिया था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दैट एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था। ये ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव्स के थ्रू कैसे ट्रांसपीरेशन हो रहा है। प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स वाटर देते हैं वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। स्टोमेटा जो उनके लीव्स पर प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स। 2 सेल कॉल द गार्ड सेल, 2 सेल होती है गार्ड, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट रहते हैं। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी यही कंट्रोल करती है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट को। ट्रांसपीरेशन ऑकर थ्रू दिस स्टोमेटा, और ट्रांसपीरेशन भी इसी स्टोमेटा की वजह से ही होता है। वाटर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। वाटर भी रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन लीव्स की वजह से, बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट
Water level in the epidermal layer of the leaf decreases. Water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. Transpiration helps in the absorption of water and the minerals and the distribution to all the parts of the plant, whereas root pressure performs an important role in pushing the water up during the night time. सो ट्रांसपीरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन रूट प्रेशर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये वाटर को पुश करती है, अब ऊपर की साइड पुश करती है नाइट टाइम में, रात के समय में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। जो फूड लीव्स में प्रोड्यूस हुआ है वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। Excess food, except amino acid, is stored in the roots, fruits and seeds. फूड के अलावा जो ज़्यादा फूड रहता है, ज़्यादा अमाउंट में फूड पार्टिकल्स जो प्लांट बॉडी में आ गए, सिर्फ अमीनो एसिड को छोड़कर वो प्लांट की रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में स्टोर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। It carried out in both the upward and downward direction by the phloem. ये जो प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, और इसका काम करता है फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ATP। किसी भी मटेरियल का ट्रांसलोकेशन कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और ये एनर्जी उनको ऑब्टेन होती है ATP से। Whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. जब भी कोई फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के किसी भी पार्ट में फ्लोएम की वजह से, फ्लोएम में विद द हेल्प ऑफ ATP, तो वाटर का कंसंट्रेशन यानी उस पार्ट में वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और जिसकी वजह से पानी इजीली सेल में चले जाएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट। ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल्स वेयर द प्रेशर इज लो। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो फूड पार्टिकल्स है वो पुश्ड हो जाएंगे उनके नेबरिंग सेल में जहाँ पर प्रेशर लो है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर इन द रूट्स ऑफ द स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द फ्लोअर बर्ड्स टू मेक देम ओपन एंड ब्लोसम। तो जब फ्लावरिंग सीजन आता है, जब फूल खिलते हैं, तो जो शुगर उनके रूट्स में और स्टेम में प्रेजेंट है वो ऊपर चले जाएंगे फ्लोअर बर्ड्स में, जिसकी वजह से वो जो फ्लावर है ओपन हो जाएगा, खिल जाएगा। सो हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अस्कुरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Many harmful and the waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organisms. कई सारे harmful substances और waste substances हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते, इट मीन्स लिविंग beings की बॉडी में। If these substances accumulated in the body or are retained in the body for the long time, it can lead to the serious harm or even death. अगर ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में कई लंबे समय तक रहे, अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस हम एक्सक्रीट नहीं करें,
तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत सीरियस इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, और इवन पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। Hence it is necessary to remove such harmful and the waste substances from the body। इसलिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी से बाहर निकल जाए, नहीं तो इट कैन हार्म आवर बॉडी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस। सभी ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग मेथड है एक्सक्रीट करने के लिए। रिमूवल ऑफ वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हम हमारी बॉडी से किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। In unicellular organisms, waste material is directly eliminated across the surface, whereas the process of excretion in the multicellular organisms is complex. So, unicellular organisms की बात करें तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है सेल की वजह से, सेल सरफेस की वजह से। बट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गन्स बना है, और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर में, लेकिन यूनिसेलुलर में बहुत इजीली हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं कैन यू टेल से। कैन यू टेल व्हाट डज दिस हैपन? क्या बता सकते हैं ये फिगर 15.4 में क्या हुआ है? लीफ ऑफ द प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन। यहाँ पर जो प्लांट के लीव्स है वो गिर गई है किसी पर्टिकुलर सीजन में। फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो फ्रूट्स है, जो फ्लावर्स है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, गम एक्सेट्रा आर गिवन आउट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ये सारे सब्सटेंसेस भी प्लांट बॉडी से ही निकलते हैं। एक्सक्रीशन इज अ सिंपल प्रोसेस इन प्लांट्स दैन इन एनिमल्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में एक्सक्रीशन प्लांट्स में एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन है और ना ही कोई स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है। गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूज़न। जो गैसियस सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल जाती है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लीफ सेल्स एंड इन द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम। और जो प्लांट का जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो स्टोर रहता है लीफ सेल के वैक्यूल्स में, उनके फ्लावर्स में, उनके फ्रूट्स में और उनके बार्क में, टहनी में। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट फॉल ऑफ। और कुछ टाइम बाद ये पार्ट गिर जाता है। सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन द ओल्ड एंड द वॉर्न जालम। और कुछ और भी मटेरियल है जो कि ओल्ड जालम में रहते हैं, जो कि एक फॉर्म ले लेते हैं रेजिन का या तो फिर गम का। इवन जो हमको गम मिलती है, जो रबड़ मिला है, वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। Some waste materials are also given out through the roots into the surrounding soil। कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट रूट्स के थ्रू भी देते हैं, जो कि उसकी नियर बाय सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। सो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो बच्चों, आज हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है। ह्यूमन के लिए डिफरेंट यानी कि स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है, जिसकी हेल्प से वो एक्सक्रीट करेंगे, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कौन से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। और कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस ह्यूमंस में होती है, यानी क्या क्या स्टेप्स होती है। सो
There are different organ system in a human body to bring out the different life processes. Human body में अलग अलग organs है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है कि वो रेस्पिरेशन करेगा. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीड टू द एनर्जी प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. सो जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. वेरियस वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. डाइजेशन प्रोसेस में ही कई सारा वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है. रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन. इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दें. सो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा. दैट सिस्टम इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. The human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of urethra, the urinary bladder, and the urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. यूरिन हमारी किडनी में फॉर्म्ड होता है जिससे कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं और जो एक्सेसिव सब्सटेंस है हमारे ब्लड में उसको एज अ यूरिन बाहर निकलता है. सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी. ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड राइट साइड में किडनी का पिक्चर बता रखा है. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डायग्राम बनाने को आ सकता है किडनी का भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी. सो आपको ये प्रिपेयर करना है. द टू बीन्स शेप्ड किडनी आर सिचुएटेड वन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम of the posterior side of the abdomen. The functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called the nephron. किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होती है जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन. द नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक थीन वॉल अपर पार्ट कॉल्ड द ब्रोमेन कैप्सूल. जो नेफ्रॉन है वो कप जैसा है, बहुत पतली पतली सी उसकी वॉल है, उसका हम बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल. द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट्स इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस. द यूरिया produced in the liver comes into the blood where the urea containing food comes into the glomerulus. It is filtered through its capillaries and the urea and the other similar substances are separated from it. So यहाँ पर आपको पूरा किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में बताया है. You just read and if you have any query then comment in comment section. So hello बच्चों, हाय पूर्वी on behalf of Personal Tutor Channel. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक डायलिसिस पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड की डायलिसिस होती है ह्यूमन बॉडी में. सो स्टार्ट करते हैं. The efficiency of kidney can be adversely affected by injury, injection or decreased blood supply. So अगर हमारी किडनी में कोई अफेक्ट हो जाए यानी किडनी में कोई चोट लग जाए या किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई यानी प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर सकती है. इन केस दिस हैपन एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ. अगर ऐसा हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है तो उस वजह से वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगी यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में ही रहेगा और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है. इफ़ किडनी फेल्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी. अगर किडनी फेल हो जाती है तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मैन मेड मशीन. तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में वो हम लोग मैन मेड मशीन की हेल्प से बाहर निकालते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सेपरेट करेंगे हमारे ब्लड में से विद द हेल्प ऑफ मशीन. उस मशीन को हम बोलेंगे डायलिसिस मशीन.
आफ्टर 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन। इस मशीन में एक बार में हम 500 ml का ब्लड भेज सकते हैं। प्यूरिफाई ब्लड इज रेनफ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, और जो प्यूरिफाई ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी में चले जाएगा, और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता रहे कि कैसे डायलिसिस होता है, कि आर्टरी से ब्लड से वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है आर्टरी प्रेशर मॉनिटर की वजह से। देन यूज डायलिसिस हो रही है। कंप्रेस्ड एयर है, फ्रेश डायलाइसेट, यहाँ पर ब्लड जो है डायलिसिस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, और फिर एयर ट्रैप की वजह से वापस बॉडी में जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट से। समटाइम्स व्हाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर बाय टंग बाय मिस्टेक, और टंग बाय मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ चबाते हुए है हम या तो हमारी फिंगर को काट लेते हैं या तो फिर हमारी ज़ुबान को काट लेते हैं, वो भी गलती से। होता ही है सभी के साथ। एंड समटाइम वी चोक व्हाइल ईटिंग इन अ हरी, कभी कभी तो हमें धसका भी लग जाता है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं। सो इस सब स्टार्ट करते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कई तरीके के फंक्शन सिस्टम है, कई तरीके के ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ system or the organs and the stimuli in the surrounding. So उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जाएगी अगर उनके लाइफ में कोऑर्डिनेशन रहे, यानी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन के बीच में अच्छा ऑर्गन सिस्टम और जो ऑर्गन है और हमारी जो सराउंडिंग है, अगर उसके बीच में अच्छा बैलेंस बना रहे तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। Depending upon this, we can say that the systematic regulation of the different process can be called control, and the bringing about the different processes in the proper sequence is called the coordination. So इस पर डिपेंड होकर जब हमारी बॉडी सिस्टमेटिक रेगुलेशन करेगी, यानी अलग अलग प्रोसेस का सिस्टमेटिकली रेगुलेशन करेगी, कंट्रोल करेगी और डिफरेंट प्रोसेस होगी एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में, तो ये प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेशन। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different systems and the organ participating at the different steps of that activity is necessary. अगर हमारे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपरली सक्सेसफुली, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी सिस्टम में भी और ऑर्गन्स में भी। If due to lack of coordination or some other factor there is a confusion at any step, the activity may not get completed. अगर कोऑर्डिनेशन का कोई कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। There should be not the randomness at any step. There need to be the proper coordination between the internal activity of the body resulting from various factors like blood temperature, वाटर लेवल, एंजाइम्स लेवल और स्टिमुली अराइजिंग इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी हमारी बॉडी में हर चीज़ का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनल जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर रहे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड द होमोस्टैटिक, व्हिच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है।
Plants do not have the systems like the nervous system or the muscular system of animals. Plants में ना ही कोई nervous system होता है और ना ही muscular system रहता है. Then how do the plants bring about movement? फिर plants में movement कैसे होता है? In plants, movements are mainly in the form of response given to the stimuli. So plants में जो movement होता है वो stimuli के form में response होता है. Movement of growth of any part of the plant is a response to the external stimuli is called tropism और ट्रॉपिक मूवमेंट. जब कोई मूवमेंट या तो फिर को प्लांट का कोई भी पार्ट में ग्रोथ होगी किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, वो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट. द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुली, इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट. अगर शूट सिस्टम लाइट की तरफ स्टिमुली कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. और अगर प्लांट का कोई सिस्टम जैसे कि रूट सिस्टम स्टिमुली कर रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशन और वाटर की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स होगा ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. Movement shown by the plants in response to the specific chemicals are called the chemiotropic movement. For example, the growth of the pollen tubes towards the ovule. All the mentioned above movement of the plants are related with the growth, hence all the movements are collectively known as growth relevant movement. ये जितने भी movements बताए हैं plants में उसकी growth से relate करते हैं. So ये सारी movement अगर हम साथ में बोले तो हो जाएगा growth relevant movement. Observe the picture carefully and think about them. First is touch me not. अगर हम touch me not प्लांट को टच करेंगे तो ये मुरझा जाएगा छुई मुई. Venus flytrap, लोटस एंड बल्सम. बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी टॉपिक क्लियर होंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.